भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। आपातकाल, वो आपातकाल जो संविधान पर एक ऐसा कुठाराघात है, एक ऐसा आहत है, एक ऐसा प्रहार है जिसका दर्द, जिसका मर्म भुलाए नहीं भूलता। वो आपातकाल जो कांग्रेस को, संपूर्ण कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करता है। आज उसी आपातकाल की गूंज नई संसद में भी गूंजी। आज वैसे तो 18वीं लोकसभा के नए स्पीकर के चुनाव का दिन था। ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर भी चुन लिया गया। नए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला साहब सामने आकर जब अपना अभिभाषण देते हैं तो संपूर्ण रूप से सबसे पहले आज उन्होंने उन्हें याद किया जो आपातकाल में हमसे बिछड़ गए। वो आपातकाल जो राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय बना, ओम बिरला ने आज उसकी खुले शब्दों में निंदा की। लेकिन जैसे ही स्पीकर महोदय द्वारा आपातकाल की निंदा की जाती है, पूरा का पूरा कांग्रेसी कुनबा, विपक्षी कुनबा बौखला उठता है और सरकार को लेकर सीधे तौर पर हंगामा होने लगता है। सवाल यह है कि ये वही विपक्ष है जो लगातार बार-बार संविधान की दुहाई देता रहा, जो लगातार चुनावी दौर में, चुनावी प्रचार के दौरान संविधान की प्रति लेकर नैरेटिव सेट करने का प्रयास करता रहा। ये वही विपक्ष है जो शपथ समारोह के दौरान भी, जब संसद में सांसदी के लिए शपथ ली जा रही थी, तब भी हाथ में संविधान लेकर खड़ा हुआ था। उसी संविधान को विपक्ष ने किस तरीके से आज से 50 साल पहले कुचला था, आज उसी की याद ताजा कर दी गई। लेकिन जैसे ही याद ताजा की गई, सीधे तौर पर विपक्ष बौखला गया और ऐसे में सवाल अब पूछा जा रहा है कि वो आपातकाल जिसका दर्द भुलाए नहीं भूलता, क्या उसके लिए कांग्रेस को माफ करना चाहिए? क्या वाकई आपातकाल की कोई माफी हो सकती है? आज इसी पर करने वाले हैं हम खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। कुर्सी संभालते ही बिरला ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी और सभी सदस्यों को धन्यवाद करने के बाद सबसे पहले श्री बिरला ने आपातकाल की निंदा की और एक प्रस्ताव पेश किया। आपातकाल पर पेश किए गए प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। इस पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन ओम बिरला ने बोलना जारी रखा और कहा कि भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद विवाद का संवर्धन हुआ है। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की गई है, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया है। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया। लोकसभा स्पीकर के इसी बयान पर अब सियासी रण शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। संविधान की दुहाई देने वाले संविधान को कुचलते रहे और उसी कुचलन को आज साफ तौर पर जब देश के सामने रखा गया तो पूरा विपक्ष बौखला गया। सवाल यह है कि क्या जो आपातकाल लगाया गया था उसकी माफी संभव है? संविधान से लेकर आपातकाल की ये लड़ाई किस तरह से वार प्रतिवार में भी बदली, आइए आज के बयान तीरों के माध्यम से देखते हैं।
आज जिस अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं, तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं? हम आपके सामने खड़े रहेंगे और हैं, लेकिन डिवीजन की मांग नहीं की और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम बताएंगे। शुक्ला जी को जरूरत क्यों है? यही लोकसभा अध्यक्ष है जो एक झटके में 100 से ज्यादा सांसद निलंबित कर रहे हैं। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो तय है कि आपकी बार इमरजेंसी पर आर पार पहला दिन, जिस तरीके से हंगामे की शुरुआत हुई है, अब आगे आने वाला समय किस तरह से होगा, इसका अंदाजा भी आज की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। आपातकाल की क्या माफी हो सकती है, आज इसी पर बहस करें। उससे पहले रण क्षेत्र के वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमने वाली है, आइए उन सवालों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। रण क्षेत्र के महत्वपूर्ण सवाल है, आपातकाल के लिए क्या कांग्रेस को माफ किया जा सकता है? इसके साथ ही साथ संविधान को कुचलने वालों को संविधान की दुहाई देने का क्या अधिकार है? बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन संविधान को कैसे कुचला गया 1975 में, इस बात पर जब मरहम लगाने की बात आती है तो क्यों यहां पर बौखलाहट नजर आती है कांग्रेस की? सवाल यह भी कि आपातकाल के जनक के हाथ में संविधान क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? और साथ ही साथ आपातकाल के लिए कहा जाता है कि माफी मांगी जा चुकी है, लेकिन क्या जिस तरह से माफी मांगी गई है, ये माफी क्या कांग्रेस का ढोंग है? क्या निंदा प्रस्ताव से शर्मिंदा है कांग्रेस? आज जो निंदा प्रस्ताव आया उस पर कांग्रेस क्यों बौखला गई? इन्हीं सवालों के साथ आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। और आज रण क्षेत्र में हमारे साथ बेहद खास अतिथि होंगे, आपातकाल का दंश जिन्होंने झेला है। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपातकाल को लेकर आज लोकसभा 18वीं लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने जिस तरह से रिएक्शन दिखाया है वो स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस की उस दुखती रथ पर, दरअसल उस दुखती डस को तेजी से बीजेपी ने दबा दिया है, जिसका नाम आते ही कांग्रेस का वो काला अध्याय खुल जाता है। वो काले धब्बे सामने याद आने लगते हैं, वो आपातकाल याद आने लगता है जिस पर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। आज तो देखिए अभिव्यक्ति की आजादी के नाम की बात की जाती है और अभिव्यक्ति के नाम पर न जाने क्या क्या किया जाता है, लेकिन उस वक्त, उस साल जो हुआ था वो भुलाए नहीं भूलता। किसी को भी अधिकार नहीं था कि वो खुलकर अपनी बातें कह सके। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने वालों को सीधे सीधे जेल में डाल दिया जाता था, या यूं कहें जेल में ठूस दिया जाता था। कितनी मौतें हुई उस दौरान, जो टॉर्चर हुआ उस दौरान कई मौतें हुए। और उसी जो काल के गाल में असमय जो लोग समा गए, आपातकाल की भेंट चढ़ गए, उन्हीं को याद करते हुए आज नवनिर्वाचित स्पीकर ओम बिरला जी ने मौन के लिए अपील की। लेकिन यहां तो देखिए मौन बहुत दूर की बात है, जो लोग माफी नहीं मांगते वो मौन पर भी किस तरीके से आज हंगामा करते हुए नजर आए हैं, उसकी तस्वीरें आज पूरे देश ने देखी। आज आपातकाल पर जैसे ही ओम बिरला साहब ने अपना भाषण के दौरान उसकी निंदा की, इसके बाद देखिए उन्होंने कहा क्या क्या। ये सदन आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। उन लोगों की हम सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया। इतिहास में 25 जून 1975 को हमेशा एक ऐसे काले अध्याय के रूप में जाना जाता रहेगा, जाना जाएगा, जो सीधे तौर पर देश के इतिहास में, इतिहास की राजनीति का जो इतिहास है उसमें एक काला धब्बा है। इंदिरा गांधी ने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर ही प्रहार किया था। अब इसी संविधान की अगर बात की जाए तो आप देखिए कांग्रेस लगातार संविधान की दुहाई ही देता रहता है, लेकिन उसी संविधान को 1975 में किस तरह से कुचला गया था। 1975 से लेकर 1977 तक ये इमरजेंसी लागू थी और उस दौरान जिस तरीके से संविधान को ताक पर रखा गया, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए, लेकिन सवालों के बीच में एक जवाब था, वो जवाब माफी का था। लेकिन कांग्रेस पार्टी न केवल माफी मांगती है बल्कि
मौन के समय, जब मौन की अपील की जाती है, आपातकाल में जो असमय मृत्यु हुई थी लोगों की, उनके लिए मौन की अपील की जाती है, उसे भी दरकिनार कर दिया जाता है। हमारे साथ इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला है, वो दौर देखा है। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो परिस्थिति आज हमें नई संसद में देखने को मिली, आपातकाल, और इस पर निंदा प्रस्ताव, महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपातकाल की माफी हो सकती है? आपातकाल भारत के इतिहास में 25 जून 75 का वह दिन भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी तानाशाह बन गई थी, जो जनता के मौलिक अधिकार थे जो खत्म कर दिया गया था, पूरा देश को जेल में तब्दील कर दिया गया था। देश के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर जी, मुरारजी भाई, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लाल अडवाणी सहित सारे नेता, चौधरी चरण सिंह, जेलों को शिकंजे में बंद कर दिए गए थे। लाखों लोग बंद हो गए थे। जनता की आवाज को चुप करा दिया गया था। जो भाषण देने का अधिकार था, मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के चलते ये स्थिति पैदा हुई जाकर। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया श्रीमती गांधी का चुनाव अवैध जाकर के, और चुनाव को वैध जब घोषित किया तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था। कि नैतिकता का इस्तीफा देने के बजाय सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस ने ऐसा खेल खेला। संविधान कई संशोधन किए गए और देश में आपातकाल लगाकर जनता की आवाज को रोकने का प्रयास किया गया। यह भारत के इतिहास में एक काला अध्याय जाकर के है, और इसकी जितने भी निंदा की जाए वो कम जाकर के। निंदा प्रस्ताव जो पास हुआ है तो हम समर्थन करते जाकर के हैं, और देशवासियों से सावधान रहने के लिए अपील करना चाहते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आई है, सत्ता में आने के बाद संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है। बेवजह अनेकों बार संविधान में संशोधन करने का काम किया गया है, जो हमें देश की आजादी एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे नेताओं ने, इनके संघर्ष के बल पर देश आजाद हुआ। आजादी के बाद एक परिवार का देश शासन रहा, नेहरू परिवार का शासन रहा। इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, और एक समय डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम के थे, वो सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी चला रहे थे। और जिस तरह इंदिरा गांधी ने देशवासियों के साथ जो व्यवहार किया था सन 75 में, वह दिन भारत के इतिहास में काला अक्षरों में लिखा जाएगा, काले अक्षरों में वर्णित है। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सवाल यह है कि ये बार बार कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि हमने अपनी गलती का एहसास है, राहुल गांधी इस पर माफी भी मांग चुके हैं, तो फिर बार बार आपातकाल का जिक्र क्यों किया जा रहा है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपातकाल के लिए कांग्रेस को माफ किया जा सकता है? निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो माफी मांगनी ही चाहिए जाकर के, लेकिन देशवासियों को याद करना भी जरूरी है जो कांग्रेस का इतिहास रहा जाकर के। कांग्रेस को आजादी के बाद लंबे समय तक देश को शासन करने का मौका मिला है। सिर्फ उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। देश को विकास की ओर नहीं ले जाकर के देश को पीछे ले जाने का उन्होंने काम किया है। समय समय पर जनता का अधिकारों को हनन करने का उन्होंने काम किया है। इसीलिए हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को बताना जरूरी है कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है, ताकि आने वाले समय ऐसे दलों से लोग सावधान रहें जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। जो कांग्रेस पार्टी, इसके नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी, और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके देशवासियों पर जबरन आपातकाल थोपने का काम किया था, जिसका देशवासियों ने विरोध किया था। और उसका परिणाम चुनाव जब हुआ, 77 में चुनाव हुआ था, पूरे का पूरा कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। हम देश को याद करना चाहते हैं, आने वाले भावी पीढ़ी को याद करना चाहते हैं, कांग्रेस जब सत्ता में रही है, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है। जिस तरह 25 जून 75 का दिन भारत के इतिहास में काला अध्याय के रूप में हम जानते हैं, माफी तो मांगना चाहिए। माफी एक बार नहीं, अनेकों बार देशवासी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, बिल्कुल, एक बार नहीं अनेकों बार माफी मांगी जानी चाहिए। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, क्योंकि आपने वो दौर देखा है, आप उस दर्द को समझ सकते हैं, वो अनुभव जो आज तक आपको कचोटता हो, आप हमारे दर्शकों से साझा जरूर कीजिए। मैं जेल के सलाखों के अंदर बंद था, और मैं बंद रहा, और हमारे साथ लाखों लोग देशवासी बंद रहे।
हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोरारजी भाई, चंद्रशेखर जी, तमाम चौधरी चरण सिंह नेता जो थे, जिनको अगुवाई में हम लोग आपातकाल के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अगुवाई में हम लड़ाई को लड़ रहे थे, और जब समय बदला तो देशवासियों ने। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, शायद कैमरे पर आपकी फिंगर आ गई है, उंगली आ गई है, प्लीज हटा लीजिए। हाँ सर, जी जी प्रेम कुमार जी। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बिहार में बड़ी संख्या में, मैं समझता हूँ कि लाखों लोग देश में जब जेल गए जाकर के, जब देश था, देश का आजादी के बाद पहली बार इस तरह से आपातकाल लगाया गया था, जिस तरह प्रताड़ित लोग किए गए थे कांग्रेस पार्टी के द्वारा जबरन, जसबंदी राहुल गांधी के इशारे पर, उस समय जो उनके पिता थे जाकर के संजय गांधी, उनके इशारे पर जिस तरह से जबरन लोगों का जसबंदी कराने का काम किया गया, और देश के साथ जो व्यवहार उनका जो हुआ था करके, वह भारत के संविधान के लिए उसको उस दिन मतलब वास्तव में देशवासी कभी इसे माफ नहीं करेंगे। ये माफी मांगे जरूर, या इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, इसका स्वागत करते हैं और देश को आगाह करते हैं। कांग्रेस पार्टी सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जेल में टॉर्चर की सारी सीमाओं को पार कर दिया जाता था। जो जेल में जिन लोगों को रखा जाता था, या यूं कहें जिन्हें ठूसा गया था छोटे छोटे कमरों में, उनके ऊपर टॉर्चर की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। मैं जब गिरफ्तार जब किया गया था आपातकाल में, तब नवादा जेल में मुझे रखा गया था। उस जेल की कैपेसिटी थी कमरे में 50 लोग रहने का, 300 लोगों को रखा गया था। हम लोगों ने सोने का प्रबंध था, खाने का प्रबंध था, जन सुविधा का अभाव था करके काफी हम लोग को संकट का सामना करना पड़ा था। वो दिन मुझे याद जा करके है, इस तरह कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो विपक्ष के नेता थे उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो माफ करने लायक नहीं जा करके है। हजारों लोग की जान चली गई थी, गया में गोली भी चला था करके इमरजेंसी के पहले। कांग्रेस पार्टी के इशारे पर जब बिहार के छात्र वहां पर कई सवालों को लेकर, शिक्षा में आमूल परिवर्तन, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई को लेकर संघर्ष कर रहे थे, तो बिहार की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गोली चलाकर युवाओं की आवाज को बंद करने का काम किया था। तो निश्चित तौर पर जो आपातकाल की घटना है देश के लिए काफी दुखद रहा जाकर के, और माफ करने लायक नहीं जाकर के है। और यह दिन वास्तव में भारत के इतिहास में काला अक्षरों में लिखा जाएगा। और इंदिरा गांधी जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग करके सत्ता बने रहने के लिए देशवासियों के आवाज जवान पर लगाम लगाने का काम किया है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम जा करके। और हम लोगों ने जिस तरह यात्रा झेला है, अनेक लोग शहीद हो गए, अनेक लोग की जान चली गई जा करके, अनेक लोग समय से पहले काल कलवित हो गए जा करके, हजारों परिवार बेघर हो गए जा करके। और जिस तरह से पूरा नंगा नाच हुआ, कानून को हाथ में लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा देशवासियों के साथ जो जुल्म ढाया गया है वह कभी भारतवासी माफ नहीं करेंगे। हम आने वाले पीढ़ियों को सावधान करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से सावधान रहने की जरूरत है। जब कांग्रेस सत्ता में आई है, सत्ता का दुरुपयोग की है, जनता की आवाज को रुकने का और लोकतंत्र के गला को घोटने का काम किया है। यह दिन वास्तव में देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा जाकर दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष कहता है कि देश में आज की तारीख में, आप अगर 50 साल पहले की बात करते हैं तो आज की तारीख की अघोषित इमरजेंसी पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जाती? कोई अघोषित नहीं है। पूरे देश में लोकतंत्र है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। एक समय पर चुनाव हो रहा है देश में जाकर के, जनता को जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं उसका आम जनता इस्तेमाल करने का काम कर रही है। कहीं या घोषित कांग्रेस का झूठा मतलब बनाने वाली बात है, और कांग्रेस पार्टी का ही रोल या कांग्रेस अब देख रही है कि जनता उनको खारिज कर चुके हैं। लोकसभा के चुनाव में 14 का चुनाव रहा हो, 19 का लोकसभा का चुनाव रहा हो, 2024 में जनता ने कांग्रेस को खारिज करने का काम किया। अब जब जनता के सामने कोई सवाल जब नहीं है, इस तरह जनता को गुमराह करने के लिए जनता ने खारिज किया है, और जनता ने ही सीधे तौर पर जनता ने ही वो नतीजे देखकर ये प्रमाणित कर दिया है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है, कौन देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता है। और यही वजह है कि जिस तरीके से जनादेश आया, वो जनादेश बहुत कुछ मैसेज देकर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेम कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातें उस कालखंड की हम तक रखी, क्योंकि आपने उस चीज को देखा है, समझा है, अनुभव किया है। अब आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3
खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे वीरेंद्र चौहान जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं चंद्रमोहन जी आपके साथ ही शुरुआत करती हूँ। डॉक्टर प्रेम कुमार जी, क्योंकि आपातकाल में उन्होंने वो दंश झेला, वो सब कुछ अनुभव किया जो उस काल के विपक्ष ने झेला समझा था। आज उसी आपातकाल को काला अध्याय बताते हुए नवनिर्वाचित स्पीकर ने एक निंदा प्रस्ताव रखा। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग लगातार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, संविधान की प्रति लेकर शपथ ली जाती है, लेकिन उसी संविधान को कुचलने का काम किया गया था 75 में, और उसी संविधान को बचाने के बाद जो लड़ाई लड़ी गई उसे भी देश ने देखा। जो लोग हमसे बिछड़ गए थे उस कालखंड में, उनके लिए एक मौन की अपील की गई थी। क्या जो कांग्रेस ने आज किया ये उनका अपमान नहीं है? चंद्रमोहन जी, पहले तो आज आपका लावनी जी प्रेशर नहीं समझने यार, और जिस महानुभव को आपने दिया उन्होंने इमरजेंसी में कम और एक भाषण ज्यादा दे दिया। तो पहले तो आपकी सिलेक्शन ही बड़ी बेकार थी, जिसकी शायद मैं भी उस अनुभव को जी लेता। आप तय नहीं करेंगे क्या सिलेक्शन था और क्या सिलेक्शन था। दिक्कत ये है क्योंकि आपकी सच्चाई नहीं सर, मुझे आपको बीच में यहाँ इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने इस मंच पर आए हुए उनके बारे में कहा जो आपातकाल का दंश झेल चुके थे। आप लोगों को आपातकाल समझ में नहीं आएगा, आपको वो दर्द समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनकी कही हुई बातों तक आप पहुंचेंगे नहीं, वो मर्म आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मेरा प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। सीधा प्रश्न करती हूँ। संविधान की दुहाई देते हैं, आपातकाल आप लोगों ने लगवाया था, उसी संविधान को कुचला गया था, क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए देश से? लावनी जी, आपका ये काम भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, एक राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हैं, वो बखूबी कर लेंगे। आप सर, आप मेरा काम मुझे मत बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। और अगर आपके पास मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है तो मानिए कि आपातकाल आप लोगों की बड़ी गलती थी, बड़ी भूल थी। हमारी गलती जो थी उसको छोड़िए, जो मतलब की बात है उस पे करते हैं। मतलब की बात पर आइए ना सर। 50 साल पुरानी गलती, जिसके लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने माफी मांग ली, राजीव गांधी जी ने माफी मांग ली, जेपी नारायण जी ने उनको आके धरना छोड़ के उनके साथ आके खड़े हो गए। और किस बात का डर है? डर इसी बात का है ना कि राहुल गांधी और कांग्रेस का बढ़ता कद, जिस झूठ के प्रवेश के ऊपर भाजपा सरकार चल रही है, जो अघोषित इमरजेंसी लगा के बैठी हुई है, जिसके टाइम के ऊपर 17वीं लोकसभा के अंदर 50% बिल सिर्फ 2 घंटे के अंदर पास हो जाते हैं, 35% बिल पास होते हैं 1 घंटे के अंदर, 10% बात होती है सिर्फ वॉइस के ऊपर, 100 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है। आप उसके अंदर कह रहे हैं कि 17वीं लोकसभा के अंदर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं होता, और वो अघोषित इमरजेंसी को छुपाने के लिए आप 50 साल के आपातकाल की बात करते हैं। तो एक बार नरेंद्र मोदी जी से कह के उनसे माफी मंगवा दीजिए कि 17वीं लोकसभा के अंदर 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड करना मेरी गलती थी, और बिना ध्वनि मत के ऊपर बजट को भी पास करवा के ले जाना वो मेरी गलती थी। हमारी माननीय नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने माफी भी मांगी थी, और उसके फौरन बाद 2.5 साल के बाद 270 सीटों के ऊपर इस देश की जनता ने उन्हें बहुमत देके जितवाया भी था। ये वही जनता थी। तो इतिहास को करोंदोगे तो छींटे उस पे भी पड़ेगा जो इतिहास करोंदेगा। इमरजेंसी का दौर बिल्कुल गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो था वो निर्णय के अंदर गलती थी, उसको माना गया। लेकिन ठीक है, तो चंद्रमोहन जी 2 बातें मुझे बता दीजिए। वीरेंद्र चौहान जी आपका इंतजार कर रहे हैं, काउंटर आंसर देंगे। आपने कहा कि दौर गलत था, चलिए ये मानते हैं आप लोग, तो आज उसी दौर को की बरसी थी, और ये कहा जा रहा था कि जो लोग उस आपातकाल में काल के गाल में असमय जो समा गए, उनके लिए मौन रख लेते हैं। मौन रखने से भी गुरेज था क्या साहब? देखिए, मौन रख लीजिए, बिल्कुल रखना चाहिए था मौन, लेकिन मौन के लिए गोधरा कांड पे भी रख लेते, उस पे भी रख लेते, जिसमें 700 किसान आज भी डबल बार बैठे हुए हैं, 700 किसान शहीद हो गए, उस पे भी मौन रखवा देते उन 3 कानूनों के लिए, उस पे भी मौन करवा देते। तो जम्मू कश्मीर के अंदर लोग मर रहे हैं जो आज सिविल इंडियन बन रहे हैं, उस पे भी मौन रखवा देती है। मणिपुर के ऊपर भी एक मौन रखवा दीजिए, जिसके अंदर आज भी 1.5 साल के बाद सरकार असफल है, और उसके वहां पर आज भी देश की जनता के साथ अन्याय हो रहा है।
हमारे देश के सर, वासियों के सवाल साथ का अन्याय- जवाब सवाल नहीं होता है। आपको पूरा मैंने सुना, लेकिन सवाल- सवाल का सवाल ही जवाब होता है। सवाल नहीं होता है। सर, सवाल का एक के जवाब अंदर- होता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण, वीरेंद्र जी जरा आपको लाना चाहती हूँ बहस में, क्योंकि देखिए चंद्रमोहन जी पहले उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि किस महानुभाव को जोड़ा गया। बहरहाल डॉक्टर प्रेम कुमार बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और वो व्यक्ति हैं जो आपातकाल में जेल होकर आए थे, जेल की सजा और वो दर्द उन्होंने सहा था। दूसरा, उन्होंने कहा कि मौन हम रख लेते, लेकिन उससे पहले कई उन्होंने एग्जाम्पल्स आप लोगों के दौर के गिनवा दिए हैं। यहां पर आपको नहीं लगता कि अभी भी जिस कंस्ट्रक्टिव जो कॉर्पोरेशन की बात हो रही थी, जो सकारात्मक सहयोग की आप लोग उम्मीद कर रहे थे, विपक्ष के तेवर वैसे दिखाई नहीं दे रहे? डॉक्टर वीरेंद्र चौहान। मैं उनकी दलीलों को जब सुन रहा था तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उन्हें उसी समय टोकूं और सवाल करूं। और मेरा पहला सवाल, आप मुझे ये मत कहिएगा कि सवाल के जवाब में सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मेरे सवाल को जवाब समझकर सुनिएगा। जिस तरह से चंद्रमोहन जी जिन दलीलों का इस्तेमाल आज के निंदा प्रस्ताव के विरोध में कर रहे हैं, उन दलीलों के हिसाब से तो अंग्रेज इस देश में करीब 200 साल काबिज रहा। वो इतिहास के पन्ने उखाड़कर फेंक देने चाहिए और देश की नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि देश कभी गुलाम रहा नहीं। ये देश सैकड़ों साल मुगलों का गुलाम रहा, उनसे टकराता रहा, संघर्ष करता रहा। अगर कांग्रेस के मुगलिया खानदान की बात मानी जाए तो ये इतिहास के उन पन्नों को भी, उस दर्द को, उस पीड़ा और उस संघर्ष को भी कहेंगे। क्यों उसका जिक्र करते हो? वो तो हुआ ही नहीं कभी। ये विचित्र लोग हैं। रुकिएगा, रुकिए, मैं बताऊंगा। चंद्रमोहन शर्मा को बताऊंगा, रुकना पड़ेगा। चंद्रमोहन शर्मा को सुनना पड़ेगा। चंद्रमोहन शर्मा को मैंने सुना है चुपचाप बैठकर। चंद्रमोहन शर्मा को मैंने चुपचाप सुना है। चंद्रमोहन शर्मा को चुपचाप सुना। चुप होकर सुनो शर्मा जी। चंद्रमोहन जी, ठीक है। चंद्रमोहन जी, आपको मैं पूरा समय दूंगी, आप बिल्कुल काउंटर आंसर करिएगा। चंद्रमोहन जी, पूरा काउंटर आंसर करिएगा, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज ब्रेक हो रही है। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप काउंटर आंसर दीजिएगा। चौहान साहब को जरा पूरा सुन लीजिए, पूरा मौका दे रही हूँ आपको। चंद्रमोहन जी, इसके बाद आप ही काउंटर आंसर करिएगा, लेकिन पूरा जरा चौहान साहब को सुन लीजिए। ऑडियो ब्रेक हो रही है सर, ऑडियो ब्रेक होने लगती है, इसलिए आपको रोक रही हूँ, इसलिए रोक रही हूँ। ऑडियो ब्रेक हो रही है। चौहान साहब जी, मानी जाए तो भारत के इतिहास के दर्दनाक और काले अध्यायों को छिपाना चाहेंगे ये। वीरेंद्र चौहान जी, आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे थे आप बोलिए। देखिए, बेसिक अगर हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, आज शब्द और हमारा, देखिए, मैं बोलूं कि न बोलूं? वीरेंद्र चौहान जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आई एम सो सॉरी, आपको इसलिए रोक रही हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, आपकी ऑडियो डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए मैंने आपको रोका। चंद्रमोहन जी बोल लीजिए, अपनी बात रख लीजिए। तो कुतर्क नहीं होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। अगर कुतर्क कहोगे तो फिर कुतर्क का जवाब कुतर्क से ही दिया जाएगा। अगर किसी के नेता के लिए हम अपमानित शब्द नहीं बोल रहे हैं तो आपको भी हमारे नेता या हमारे नेता के प्रति उन अपमानित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, नहीं दिया जाएगा जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक पार्टी के नेता हैं, आप पार्टी की नेता के हिसाब से बात करें, हम आपका जवाब देंगे। ठीक है चंद्रमा जी, सवाल यह है कि दुहाई आप लोग संविधान की दे रहे हैं, लेकिन उसी संविधान को लेकर ही तो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, आपातकाल का जिक्र हो या फिर आपातकाल की कहानियां अगर दोहराई जा रही हैं, उन बातों को याद किया जा रहा है, तो उसी संविधान को तो कुचला गया था ना। तो ये प्रश्न तो जायज है, ये प्रश्न तो पूछेगा ही। तो लावण्य जी, उस प्रश्न का हल एक बात है कि 10 साल के अंदर जो सरकार प्रचंड बहुमत पे थी, वो तवे पे रोटियां सेक रही थी, तो उन्होंने उन 10 सालों के अंदर इमरजेंसी की ऊपर गर्म तवे करके हर साल रोटियां सेकी, लेकिन उनकी चीजों को, तथ्यों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्या कारण है? 10 साल गुजर जाने के बाद आज कार्रवाई करनी शुरू करें ना। अगर कोई ऐसे तथ्य उनके पास है तो कार्रवाई करें। देखिए, अगर आप इतिहास और गर्भों में जाओगे, छेड़ोगे, तो फिर गोधरा कांड भी आएगा। उस पे जाओगे तो आपके दिए हुए बहुत सारे कांड आएंगे। जब सत्ता परिवर्तन होती है तो सिस्टम पे आता है। एक राष्ट्रीय नेता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उस समय के वक्तव्य के अंदर माफी मांगी, और उस समय के विपक्ष के नेता जयप्रकाश जी थे, वो अपना उस आंदोलन सवाल यही है कि क्या
गलतियों के बाद माफी मांग लेने से उन गलतियों को झेलने वालों को क्या वो मरहम मिल जाएगा? कितनी माफी मांगेंगे साहब? 1984 के लिए भी माफी मांगेंगे, आपातकाल के लिए भी माफी मांगेंगे, कितनी माफी मांगेंगे? मैं सुरेंद्र स्वामी जी मैं लावणी जी अगर संभव है तो मुझे मेरी बात सुन लीजिए, मेरा पक्ष नहीं गया। अच्छा ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, बस 20 सेकंड और मैं आपको इंतजार कराऊंगी। वीरेंद्र सचदेवा जी, हाँ अब आपकी आवाज सही क्लियर आ रही है। आप शायद ऑन द वे थे इसलिए आपकी ऑडियो रुक कट रही थी। आप बोलिए। हाँ, रख लीजिए। मैं लावणी जी ये कह रहा हूं कि आज अगर भारत की संसद ने आपातकाल के काले अध्याय को याद करके उसे काला अध्याय फिर से कहा तो चंद्रमोहन जी को पीड़ा हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अपराध किया हुआ है, इनके दल ने अपराध किया हुआ है। हम अगर उस दिन को याद करके उस पर एक निंदा का प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, संकल्प सदन के अंदर पारित कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता भी बताना चाहता हूं। देश का संविधान जिसकी हत्या कांग्रेस पार्टी की उस समय की प्रधानमंत्री, देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी आपातकाल के समय, उस संविधान पर आज भी खतरे मंडरा सकते हैं, कल को भी खतरा आ सकता है। देश की नई पीढ़ी को यह बताना आवश्यक है कि किस तरह से आज जो संविधान की किताब हाथ में लेकर नोटंकी कर रहे हैं सदन के भीतर और बाहर, असल में इस देश के संविधान को आजादी के बाद एक ही बार निलंबित किया गया है और वो निलंबन का अपराध इन्हीं लोगों ने किया। लेकिन वीरेंद्र जी, कांग्रेस ये भी तो कह रही है कि भाई गलती हुई थी तो गलती के लिए हमने माफी भी मांग ली। जब माफी मांग ली है तो बार बार उस अध्याय को क्यों खोला जा रहा है? लावणी जी इसलिए क्योंकि अंग्रेज चले गए, इसलिए देश को न बताएं कि अंग्रेज आए थे, उन्होंने शहीद भगत सिंह को फांसी पर लटकाया था, खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया था, नेताजी सुभाष चंद्र ने संघर्ष किया था। नई पीढ़ी को ठीक है, आप कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को उस काले अध्याय से अवगत कराना जरूरी है, नई पीढ़ी को उस आपातकाल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, काउंटर आंसर चंद्रमोहन जी का लूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज सर सुरेंद्र स्वामी जी को बोलने दीजिए। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं, फिर समाप्त का टाइम हो जाएगा। सुरेंद्र स्वामी जी, इस पूरी परिस्थिति को आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, देखिए कि इमरजेंसी को 50 साल हो गए और आज देश की जो आबादी है वो 65% आबादी 50 साल से कम उम्र की है। उन लोगों को उस त्रासदी के बारे में, उसके अंजाम के बारे में, उन हालात के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब संविधान पर हमला होता है, जब लोकतंत्र पे हमला होता है, तो उसका क्या अंजाम होता है, वो किस तरह से देश में दिखाई देता है, उसको लोगों को किस तरह से सहना पड़ता है, ये नई पीढ़ी को बताया जाना जरूरी है। जैसे हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं तो क्या ज़रूरत है, वो तो 75 साल हो गए आज़ाद हुए, अब वो हर बार 15 अगस्त मनाने से क्या फ़ायदा है? बहुत लोगों की राय हो सकती है, लेकिन वो इसीलिए मनाया जाता है कि हम देखिए किन मुश्किलों से निकलकर देश को आज़ाद कर पाए, तो इसलिए हम मनाते हैं। 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं कि हमने एक संविधान अपनाया और उस संविधान को 25 साल भी नहीं हुए थे 75 में, तो जिस तरह से वो संविधान बिल्कुल ताक पे रख दिया गया, उसका एकदम से कहना चाहिए रक्त रंजित हो गया था। उस समय पूरा देश जेल में बदल गया था। हम लोग तो नए नए नौकरी में उस समय आए थे, तो उस समय जो हालात थे देश में, अगर उनको आज की पीढ़ी नहीं समझती है, जो लोग 50-55 साल के हैं उनको मालूम ही नहीं कि उस समय क्या हुआ, उसका अंजाम क्या था। जैसे जो पार्टीशन है, जो विभाजन की त्रासदी है, अब हम लोग तो विभाजन के बाद पैदा हुए, हमें तो मालूम ही नहीं, लेकिन हमारे पेरेंट्स जब पार्टीशन हुआ था और वो आए थे तो उन्होंने बताया था कि क्या अंजाम था उस समय, क्या हालात थी देश की। तो इसलिए जो मुख्य घटनाएं देश में होती हैं, जो आपकी स्मृति में रहती हैं, जो देश की दिशाओं को निर्धारित करती हैं, उनको याद करना चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए और आगे नहीं हो इस बात के लिए अलर्ट रहना चाहिए। और नई पीढ़ी जिसको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उसको इस पीढ़ी को उसकी जानकारी देना चाहिए। एक बात मैं आपको, कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है, जो बार बार आप भी कह रही हैं, कांग्रेस के लीडर भी कह रहे हैं
कि इंदिरा जी ने माफ़ी मांग ली थी, राजीव जी। हमें जहाँ तक जानकारी है, इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस की लीडरशिप ने कभी देश से माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि 1985 में तो इनडायरेक्टली राजीव गांधी जी ने जस्टिफाई किया था कि उस समय जैसे हालात थे वैसा एक्शन लिया गया। तो अब ये पता नहीं कहाँ से आप लोगों के पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, आप कभी निकाल की के बात है। राहुल दिखाइए। गांधी इस चीज को पहले ही मान चुके हैं कि हाँ गलती हुई थी, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है चंद्रमोहन जी, महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है आप कह रहे हैं कि गलती को समझा गया, माफी मांग ली गई, परिस्थितियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं, लेकिन जो बात कही जा रही है कि आने वाली पीढ़ी को आगाह करने की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी को उन तमाम चीजों से अवगत कराने की जरूरत है जो इस राजनीतिक इतिहास में चाहे वो पॉजिटिव रही हो या नेगेटिव। अध्याय जब आपातकाल का आता है तो वो नकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करता है। क्या बेहतर नहीं होता कि अगर आज की तारीख में आप लोग भी हंगामा ना करके उस मौन में शामिल हो जाते, हंगामा ना करके, विरोध ना करके, पुनः जैसे आप कह रहे हैं कि हमने माफी मांगी है, पुनः राहुल गांधी कुछ ऐसा बोलते जिससे लगता कि हाँ एक बड़ा बदलाव है, और जिस कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात की जा रही थी, जिस सहयोग की बात की जा रही थी, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस उस सहयोग के साथ सदन को चलाएगा। क्या बेहतर नहीं होता अगर ऐसा होता तो? चंद्रमोहन जी को जवाब देना है, मुझे इंटरप्ट ना करा जाए। हाँ जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले है कि आज देश के अंदर एक एग्जाम हुआ और इस एग्जाम के अंदर एक सरकार बना के सामने आई, और उस सरकार का एक मुखिया देश की जनता के सामने सदन में आया जिसने जाकर संविधान के ऊपर माथा टेका। अब वो जो सदन के अंदर जो नेता आया वो क्या इतना कमजोर है कि देश की जनता ने जिस भुखमरी के अंदर, जिस महंगाई के अंदर, जिस बेरोजगारी के अंदर, जिस गुर्बत के अंदर, जिस कुपोषण के अंदर, जिस चाइना के द्वारा बफर जोनों पे कब्जा कर लेने के ऊपर प्रश्न पूछने के बाद अल्पमत में सरकार दी, और वो कहां चला जाता है 50 साल के दौर के अंदर। और आप ही की बात को मैं बता देता हूं महान भाव, आप मेरे से शायद आगे बुद्धिमान होंगे, दोबारा कभी बात माने, पूछे, तर्क ना मिले, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, दैनिक जागरण में चले जाइए, मिल जाएगा। और एक प्रूफ मैं ये कह रहा हूं, क्या आप अपने अपराध को क्या आप अपने अपराध को ऐसे ढक सकेंगे पंडित जी? क्या आप अपने अपराध को इस तरह से ढक पाएंगे? मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए, मुझे ये जानना है, केवल आपसे मुझे ये जानना है कि क्या कांग्रेस में आज भी इतना साहस है कि वो अपने अपराध को स्वीकार कर ले ईमानदारी से? आज भी कांग्रेस, उसके नेता, उसके प्रवक्ता सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय भाग रहे हैं, सच्चाई से सरेआम भाग रहे हैं। घटना कैसी हुई थी? रावणी जी, एक घटना का जिक्र करने दीजिएगा मुझे। सही ठहरा रहे हैं चंद्रमोहन जी, वो क्या वो पूछ रहे हैं, सुनिए, वीरेंद्र जी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या आज कांग्रेस बदल गई है ना, तो फिर अगर जो गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में गुरेज क्या है? आप बदली हुई कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, तो इस बदली हुई कांग्रेस में तो पॉजिटिव पिक्चर आनी चाहिए। वो पूछ रहे हैं सवाल, जवाब दीजिए। बिल्कुल गुरेज की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल हम इस बात से नहीं कर रहे, लेकिन जिस परिदृश्य के अंदर बात करी जा रही है, पेशेंट उस पर खड़ा हो रहा है। आज सदन का 18वीं लोकसभा का दूसरा दिन है। देश के अंदर 75% आबादी, दोनों मेरे बुद्धिमान व्यक्ति कह रहे हैं कि देश का युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग का पेपर लीक हो जाता है, मुंह में दही जम जाती है। आप देखिए लावणी जी, यहाँ पर वीरेंद्र जी जवाब देंगे, यहाँ पर वीरेंद्र जी जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर चंद्रमोहन जी, देश ये भी देख रहा है कि आप लोगों ने शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े किए। शिक्षा मंत्री ने पहले दिन ही आकर, एक सेकंड सुनिए, पहले दिन ही आकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाँ हमने अपनी भूल चूक समझी, और इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हुई। तो उन्होंने तो अपना बड़प्पन दिखा दिया, कांग्रेस अपना बड़प्पन क्यों नहीं दिखा पाई, ये बड़ा सवाल है। वीरेंद्र सचदेव जी, लावणी जी एक छोटी सी, लावणी जी इनको रोक दीजिए एक बार, शर्मा जी को। मैं एक छोटी सी बात, एक घटना का वर्णन कर रहा हूं। मैं हरियाणा के असंध से आता हूं। यहाँ हमारे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता थे, दर्शन टक्कर जी, वो सत्याग्रह कर रहे थे इमरजेंसी के खिलाफ। सत्याग्रह करना भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकार है। वो हिंसा नहीं कर रहे थे, केवल सत्याग्रह कर रहे थे। उन्हें पकड़ लिया गया, उनके दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए, उनकी टांगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बजाई गई, उन्हें कहा गया इंदिरा गांधी की जय बोलो। वो भारत माता की जय बोलते रहे। उनको थाने ले जाया गया, थाने में एक नीम का पेड़ था, उस पर उल्टे लटका दिया गया, फिर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई, बेहोश हो गए। होश आया तो पानी मांगा, और पानी मांगने पर शौचालय का डिब्बा या गिलास
पानी का वो उनके सामने कर दिया गया। ऐसे ऐसे अत्याचार हुए। हमारे बड़े नेता हरियाणा के मंत्री रहे पंडित रामविलास शर्मा जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके पायजामे में चूहे डालकर उसको नीचे से बंद कर दिया गया। हमारे कार्यकर्ताओं को जंगलों में ले जाकर के छोड़ दिया गया। प्रेस की आजादी को कैसे कुचला गया। आपसे ज्यादा मैं समझता हूं आप नई पीढ़ी की पत्रकार है, मैं आपसे पिछली पीढ़ी का पत्रकार हूं। प्रेस की आजादी को जिस तरह इमरजेंसी में कुचला गया था, दुनिया में उस तरह का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। दर्द लावणी आपको भी होना चाहिए और आपके दर्द पर चंद्रमोहन जी को यह कहने का हक नहीं है कि भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात ना करिए। लावणी जी के कुनबे पर यानी मीडिया पर जो कुठाराघात हुआ था, याद करके आज भी नई पीढ़ी के पत्रकार अगर उसको पढ़ लें तो उनके रोंगटे खड़े उठते हैं। 20 सेकंड जल्दी से आंसर दे दीजिए। कैसे ढकेंगे आप उस अपने अपराध को? डॉक्टर साहब सुन लीजिए, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसी संघ के अंदर वो लोगों ने अपने 60 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, देश के खिलाफ सर उसके लिए थोड़ा नियम पढ़ लीजिएगा। सर उसके लिए नियम पढ़ लीजिएगा। नहीं देखिए, आप जहां पर अगर वीरेंद्र चौहान जी गलत होंगे मैं उनको याद दिलाऊंगी, लेकिन जहां पर आप गलत भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे तो आपको भी रोकूंगी। उसके लिए कुछ नियम थे, जरा पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से ये मसला कोर्ट तक गया और उसके बाद परिस्थितियां बदली है। पढ़ लीजिएगा सर। नहीं गलत बातें नहीं सर, गलत बातें नहीं। आइए, महत्वपूर्ण ये था विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुरेंद्र स्वामी जी, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष अगर सकारात्मक भूमिका निभा दे तो शायद सदन की कार्रवाई जो कई बार हंगामे की भेंट चढ़ जाती है वो नहीं चढ़ेगी। शुरुआत, आगाज ऐसा हुआ है तो अंजाम क्या होगा? लास्ट 20 सेकंड सुरेंद्र स्वामी जी, ऑल फेडेड डाउन ओनली सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं देखिए, ये तो जो सदन है वो तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर ही चलाएंगे, लेकिन चूंकि आज विषय इमरजेंसी का है और वो इमरजेंसी का विषय इसलिए है कि कल 25 जून थी जी। अगर ये 4-5 दिन बाद ये विषय उठता है या पहले आया होता तो इस पे कोई चर्चा इतनी होती, अलग से सरकार करती। प्रश्न ये है कि जो इमरजेंसी लोकतंत्र पर हत्या होने से, संविधान को ताक पे रखने से देश में क्या अंजाम होता है, क्या हालात देश में उस समय बने थे, अगर ये पीढ़ी को नहीं मालूम होगा तो चाहे कोई, ये इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने लगाई थी, ये इसलिए है कि अगर ऐसा संविधान कोई भी होता और अगर ऐसी परिस्थिति थी तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए गलत था और पीढ़ी को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। लेकिन पीढ़ी ये उम्मीद भी करती है कि हमारा जो सत्ता और विपक्ष है वो भी साथ मिलकर कई मुद्दों पर सहमति के साथ मिलकर देश के विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाए। उम्मीद करते हैं ऐसा ही होगा। समय की कुछ सीमाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में। महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है कि जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो हम उन काले अध्यायों को याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं जो खासतौर पर राजनीतिक इतिहास में जुड़ चुके हैं। जरूरत है उन काले धब्बों को याद करके नई तस्वीरों को सामने लाने की। अगर विपक्ष ये कहता है कि वो सकारात्मक भूमिका के साथ आगे चलना चाहता है, अगर विपक्ष ये कहता है कि वो सहयोग के साथ सदन को चलाना चाहता है, तो विपक्ष को उसी तरह अपने व्यवहार को भी दिखाना होगा। केवल ढोंग के मुखौटे से काम नहीं चलेगा। व्यवहारिकता और व्यवहार दोनों में ही सकारात्मक का सामंजस्य निकालना होगा, दिखाना होगा। आकलन की जरूरत है। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है।